स्वागत योगेंद्र जी, कैसे हैं आप योगेंद्र जी? और इलेक्शन कमीशन की इस नई कार्रवाई पर आपने भी बाकायदा लिखा है, इसमें क्यों आपत्ति है योगेंद्र जी, अगर नई लिस्ट बन रही है वेरिफिकेशन के बाद? मानक भाई, साजिश इसमें है या नहीं वो मैं नहीं जानता। वो विपक्षी नेताओं ने कहा है। चुनाव आयोग क्या पीछे से कर रहा है, क्या साजिश है, इसके बारे में अभी से मैं टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं। हालांकि पिछले काफी समय से चुनाव आयोग और सरकार के बीच में एक अजीब तरह की जुगलबंदी दिखाई दी है, तो इसलिए मैं हैरान नहीं हुई बातें सुन के। लेकिन और बहुत अच्छा किया मानिक भाई कि आपने पूरी प्रक्रिया को सविस्तार समझाया। मैं दोहराना चाहता हूं कि ये चुनाव आयोग का कोई साधारण सा फैसला नहीं है। जब पहली बार आया मैंने भी सोचा यार चलो थोड़ा इलेक्टोरल लिस्ट है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात। लेकिन जब ये आदेश पढ़ा, आपकी तरह मैंने भी 18 पेज का आदेश पूरा का पूरा पढ़ा है, ये अभूतपूर्व है। मैं पिछले 40 साल से भारत के चुनाव देखता आ रहा हूं। ये अभूतपूर्व आदेश है, ये बहुत अजीब आदेश है, ये असंभव आदेश है, ये अलोकतांत्रिक आदेश है। क्यों, मैं बताता हूं। अभूतपूर्व किस मायने में? इससे पहले इंटेंसिव रिवीजन हुआ है, 20 साल पहले 2003 में हुआ था, लेकिन मेरी निगाह में आज तक कभी भी इंटेंसिव रिवीजन का मतलब होता है, जैसा आपने कहा, वोटर लिस्ट में संशोधन नहीं, वोटर लिस्ट को नए सिरे से बनाया जाएगा। ऐसी एक्सरसाइज कभी भी चुनाव से 3 महीने पहले नहीं की गई। 2003 में की गई थी, चुनाव से 1 साल पहले, लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले, विधानसभा चुनाव से 2 साल पहले। बहुत लंबी प्रक्रिया होती, नंबर 1। नंबर 2, आज तक भारत के चुनाव में कभी भी वोटर पे ओनस नहीं डाला गया। हम अमेरिका नहीं, अमेरिका में वोटर पे ओनस होता है, उसे रजिस्ट्रेशन अपना करवाना होता है। हमारे देश में ओनस सरकार पे रहा है कि आप जाइए, आप जाके सब लोगों को रजिस्टर कीजिए। पहली बार देश के इतिहास में वोटर पे ओनस डाला जा रहा है कि ये है फॉर्म, अगर तुमने डिपॉजिट किया 1 महीने में तो होगा, नहीं तो तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में होगा ही नहीं। नंबर 3, पहली बार वोटर को दस्तावेज देने को कहा जा रहा है, जो कि आज तक कभी नहीं किया गया। तो ये अभूतपूर्व आदेश। ये अजीब क्यों है मानक भाई? इसलिए कि चुनाव आयोग ने अभी दिसंबर जनवरी के महीने में बिहार की वोटर लिस्ट का रिवीजन किया है, समरी रिवीजन किया है। अरे भाई, अगर आपको लग रहा था कि इतने बड़े रिवीजन की जरूरत है तो आप दिसंबर में क्यों नहीं कर लेते? समरी करने के बाद आप दोबारा क्यों कर रहे हो? अजीब इसलिए भी है, आपको तो ध्यान होगा, आप न्यूज वाले व्यक्ति हैं। 1 महीना पहले चुनाव आयोग ने डुगडुगी बजा के कहा था कि हमने देश भर के पार्टियों के साथ 4000 कंसल्टेशन किए, 18 पॉइंट की एक लिस्ट जारी की थी, कहा था हम ये परिवर्तन करने वाले हैं। उस 18 की लिस्ट में इसका जिक्र भी नहीं है। मतलब 1 महीने पहले तक खुद चुनाव आयोग को पता नहीं था कि इतनी बड़ी जरूरत है पूरे देश में करने की, और करने वाले हैं। अजीब इसलिए है कि इतना बड़ा निर्णय देश की किसी भी पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ अंदर खाते हुआ हो तो मैं नहीं जानता, देश की किसी भी पार्टी के साथ बिना कंसल्टेशन के हुआ। इसलिए मैं इसे अजीब बताता हूं, मैं इसे असंभव बताता। असंभव इसलिए कि मानिक भाई, आप भी हिंदुस्तान में रहते हैं, मैं भी हिंदुस्तान में रहता हूं, बिहार आप भी घूमे होंगे, मैं भी घूमा हूं। अब आप दोबारा वो वाली सूची पढ़ दीजिए जो 1 महीने में चुनाव आयोग लोगों से काम करवाना चाहता है। ये अमेरिका में हो सकता है, नहीं मुझे संदेह है। मैं आपकी सुविधा के लिए फिर पढ़ देता हूं, चुनाव आयोग 1 महीने में जो चमत्कार करने वाला है। आप देखिए कैसी बातें दिल्ली में बैठ के लोग करते हैं। 24 तारीख को दिल्ली से ऑर्डर इशू होता है चुनाव आयोग का, जिसमें कहा है कि 25 तारीख से यह काम शुरू हो जाएगा। 25 तारीख से बिहार के सारे ईआरओ लोग एन्यूमरेशन फॉर्म, ये जो प्रोफॉर्मा है, प्रिंट करना शुरू कर देंगे। बिहार के तमाम बीएलओ, हजारों बीएलओ को ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर उनके बाद वो हर घर में जाके फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। जिस घर में कोई नहीं मिलेगा डोर के नीचे डालेंगे और 3 बार जाके उन्हें तायद करेंगे। फिर फॉर्म वो और जनता को गाइड किया जाएगा। बीएलए अपॉइंट किए जाएंगे पार्टियों के द्वारा, उन बीएलए को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। फॉर्म बंट जाएंगे, फिर फॉर्म हर घर से इकट्ठे भी कर लिए जाएंगे। और मानिक भाई, अगर चमत्कार में कोई कमी थी तो इसको कंप्यूटर पे अपलोड भी कर दिया जाएगा।
कौन सी दुनिया में रहते पर हैं? योगेंद्र जी इसी नोटिफिकेशन में लिखा है, और मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। Since the last intensive revision in Bihar was undertaken in 2003, the EROs shall treat the electoral roll of 2003 with qualifying date of 1st of January 2003 as probative evidence of eligibility, including presumption of citizenship, unless they receive any other input otherwise. फिर आगे है, any person whose name is not recorded in the 2003 electoral roll shall, for the purpose of registration in the electoral roll, is required to submit from amongst a wide range of eligible government documents as prescribed for establishing their eligibility to be an elector. मतलब इसमें यह साफ लिखा है 2003 से पहले जो 2003 में इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, उसमें जिन जिन लोगों की जांच हो चुकी है, जिनके नाम उस लिस्ट में हैं, उनको वोटर माना जाएगा, उन पर कोई सवाल नहीं है। 2003 के बाद जिन लोगों के नाम जुड़े हैं, क्योंकि उनके नामों में गड़बड़ियां हुई हैं, ये जांच उनके लिए की जा रही है। योगेंद्र जी, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, बहुत अच्छा किया मानक भाई, आपने ये याद दिला दिया, क्योंकि इसलिए मैं इसको असंभव और अलोकतांत्रिक बताता हूं। इसका कारण ये, आप वोटर लिस्ट की जांच करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसके सामान्य तरीके हैं, चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया पे बहुत सवाल उठे हैं। कहा है कि महाराष्ट्र में आपने प्रक्रिया को फॉलो क्यों नहीं किया। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट आपने देखी होगी कि कागज पे लिखी गई प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया। वो सब करने की बजाय जो इनको करना चाहिए था, इन्होंने कहा कि अब सारे मामले को हम नए सिरे से करेंगे। और ये मैं साधारण हिंदी में समझा देता हूं, जो आपने सुंदर अंग्रेजी में पढ़ के सुना दिया है। वो ये है कि अगर आपके घर आया, फॉर्म दे गया, घर में 5 लोग हैं, 5 के फॉर्म दे दिया, अम्मा जी का नाम, अम्मा जी 60 साल की हैं, उनका नाम 2003 की लिस्ट में भी था, लिस्ट में था, इसलिए उनको फॉर्म उनको भी भरना पड़ेगा। हाँ। और फॉर्म के साथ उनको 2003 की इलेक्टोरल लिस्ट का जीरोक्स कॉपी नथी करना पड़ेगा, जिसमें उनका नाम होगा। हाँ। मान लीजिए अम्मा जी का नाम है। हाँ। तो ठीक है, इतने में उनका काम चल गया, उनको मान लिया जाएगा, उनको कोई और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हाँ। लेकिन अगर घर में कोई चाचा थे जिनका किसी भी संयोग से, वो भी उम्र के 55 है, पर संयोग से 2003 की लिस्ट में उनका नाम नहीं था, तो उन्हें अब साबित करना पड़ेगा कि उनको सर्टिफिकेट साथ में नथी करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट कौन सी है मैं 1 मिनट में बता दूंगा, पर आप देखिए। नंबर 3, अब घर के अंदर 40 साल की उम्र के छोटे लोग हैं, जो कि 1987 के बाद पैदा हुए, है ना। उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? अगर आपकी उम्र 40 से 20 के बीच में है, तो उन्हें क्या करना होगा? जो अगर 40 से ऊपर के लोग हैं, जिनका बाई चांस 2003 में नहीं था, उन्हें केवल अपना साबित करना पड़ेगा कि भाई मैं भारत में पैदा हुआ था। जो 40 से उम्र जिसकी कम है, 40 और 20 के बीच में जिसकी उम्र है, उसको ना सिर्फ अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसको अपने मां या बाप किसी एक का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। और जिसकी उम्र 20 साल से कम है, यानी कि 2004 के बाद जन्म हुआ, उसको अपना सर्टिफिकेट तो देना ही पड़ेगा, अपने मां और पिता दोनों का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और सर्टिफिकेट क्या देना पड़ेगा मानक भाई? इसको इन्होंने अपेंडिक्स के अंदर दिया है। हाँ। याद रखिए, आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। yes. जो 2 आइडेंटिटी कार्ड इस देश के हर व्यक्ति के पास होते हैं, बिहार के 88% लोगों के पास आधार कार्ड है, लेकिन वो मान्य नहीं होगा। एपिक कार्ड मान्य नहीं होगा। तो भाई क्या मान्य होगा? पासपोर्ट मान्य होगा। बिहार के कितने लोगों के पास पासपोर्ट? मैं पढ़ दूं योगेंद्र जी, मैं पढ़ दूं जरा क्या क्या मान्य है। इसमें लिखा हुआ है, any identity card, pension payment order issued to regular employee pensioner of any central government, state government, PSU, any identity card, certificate, document issued in India by government, local authorities, banks, post office, LIC, PSUs prior to 1/07/1987, prior to 1987, याद रखिए। उसके बाद आइए, लंबी चौड़ी योगेंद्र जी, लंबी चौड़ी लिस्ट है। नंबर 3 पे बर्थ सर्टिफिकेट, फिर है पासपोर्ट, फिर है मैट्रिकुलेशन एजुकेशनल सर्टिफिकेट, फिर है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय स्टेट अथॉरिटी, फिर है फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, फिर है ओबीसी, एससी, एसटी और एनी कास्ट सर्टिफिकेट, फिर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस, फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर्ड बाय स्टेट लोकल अथॉरिटीज, एनी लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है योगेंद्र जी, इसमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो मिल ही जाएगा।
मानक भाई, किस दुनिया में रहते हैं आप और मैं आपको बताता हूं। इस लंबी चौड़ी लिस्ट में केवल 3 है जो सामान्य लोगों के पास होते हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तब तो कोई चक्कर ही नहीं है, ऑफकोर्स आपके पास सब कुछ होगा। साधारण याद रखिए, बिहार के गांव में जाइए जहां अम्मा है, जिसका बेटा पंजाब में काम करने गया है, जिसके पति का देहांत हो गया है, जिसकी 2 बेटियां उसके साथ हैं, उसके घर में क्या होगा? 3 सामान्य चीजें हैं। एक बर्थ सर्टिफिकेट। बिहार में 2.8% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट था सन 2001 और 2005 के बीच में, जिस समय की हम बात कर रहे हैं। नंबर 2, कास्ट सर्टिफिकेट थोड़ा ज्यादा होता है। बिहार में इस पे सर्वे हो चुका है। एससी में 20% लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट होता है। ओबीसी में कोई 24% के पास कास्ट सर्टिफिकेट था। जनरल में तो कास्ट सर्टिफिकेट का सवाल ही नहीं होता। कुल मिला के 20% के पास। और मैट्रिक पास करने का सर्टिफिकेट कितनों के पास होता है? याद रखिए, आज की बात नहीं हो रही है, पेरेंट्स की बात हो रही है, यानी कि जिनकी उम्र 40 से 60 के बीच में इस वक्त हो चुकी है। उस समय बिहार में एवरेज 13% के पास था। मैं दावे से कहता हूं मानक भाई, गंभीरता से कहता हूं, बिहार के 1/4 लोगों से अधिक हो ही नहीं सकता। और पता है कितने लोगों की हम बात कर रहे हैं? बिहार में अंदाजन 8 करोड़ लोग इस वक्त हैं जो कि वोटर लिस्ट में होने चाहिए। उनमें से 4,76,00,000 लोग हैं जिनकी 40 साल से कम की उम्र है। इनको देना पड़ेगा सर्टिफिकेट। और इन 4,76,00,000 में से मैं दावे से कहता हूं 1.25 करोड़ से ज्यादा के पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट हो ही नहीं सकता। और वो भी तो 1 महीने के अंदर देना। बच्चा पंजाब में है, आज उसकी मां घर पे बैठे हुए उसका फॉर्म भी भर देगी, फोटो भी होगा, उसका सिग्नेचर भी होगा और साथ में सर्टिफिकेट भी लग जाएगा। किस दुनिया की बात कर रहे हैं? तो फिर मतलब योगेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि आपको अभी पता नहीं है कि साजिश है या नहीं है, तो फिर आपको क्या समझ में आ रहा है क्यों इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है? उसने तो बाकायदा ये भी बताया कि 1950 से लेकर अब तक 10-15 बार हम ये कर चुके हैं, इस तरह का रिवीजन, डोर टू डोर वेरिफिकेशन। 10-15 बार वोटर लिस्ट का इंटेंसिव रिवीजन हो चुका है। उसके बाद से समरी रिवीजन को इतना इंप्रूव कर दिया था कि इंटेंसिव की आवश्यकता नहीं रहती थी। लेकिन कभी भी ओनस वोटर पे नहीं रहा है। क्यों किया गया योगेंद्र जी, आपके हिसाब से क्यों किया गया है? अब ये इलेक्शन कमीशन बताए, इसके परिणाम क्या होंगे मैं केवल 2 बता सकता हूं। इसके 2 ही परिणाम हो सकते हैं। नंबर 1, या तो अफरा तफरी मचेगी और जो गरीब है, जो अप्रवासी है और जो युवा है, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा वोटर बनने से वंचित हो जाएगा। कम से कम 1 करोड़ लोग वोटर बनने से रह जाएंगे। या फिर बिहार का चुनाव पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने के बाद पता लगेगा। आपको याद है आसाम के अंदर एनआरसी में क्या अफरा तफरी मची थी? 1 महीने के बाद त्राही त्राही मच जाएगी, अरे भाई नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। फिर राष्ट्रपति का विशेष आदेश आएगा, बिहार के चुनाव को पोस्टपोन किया जाएगा। इसके अलावा कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। लेकिन बिहार में तो बीजेपी और एनडीए कंफर्टेबल लग रहा है योगेंद्र जी। लोकसभा में देखिए उन्होंने 30 सीटें जीती हैं 40 में से। ऐसे में यह आरोप लगाना कि जानबूझ के कुछ वोटरों के नाम हटाने की साजिश हो रही है, भाई किसी को कैसे पता किसका नाम हटेगा और वो किसका वोटर है? ये तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो गया। आपके प्रश्न में एक आरोप छुपा है। आपके प्रश्न से लगता है कि आप कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी को कोई प्रॉब्लम बिहार में है नहीं, इसलिए इलेक्शन कमीशन से ऐसा काम क्यों करवाएगी। इसका मतलब आप भी मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पे चलता है। आप ऐसे आरोप ना लगाया करें अपने कार्यक्रम के अंदर। मैं तो आरोपों को कोट कर रहा हूं। चलिए खैर ठीक है, ओके, ऑलराइट, थैंक यू योगेंद्र जी। क्या जुगलबंदी इस देश में चल रही है, लेकिन जो बहुत धन्यवाद, थैंक यू योगेंद्र, दुर्भाग्यपूर्ण है। थैंक